हाँ जी, तो अब बात होती है कि मॉडर्न थॉट की। अब ये क्लासिकल थॉट के से बिल्कुल डिफरेंट है मॉडर्न थॉट। वो क्या कहता है, मिल्टन फ्रेडमैन, ये कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में नहीं है, जहाँ पर कैपिटल इकोनॉमिस्ट की कंटेक्स्ट के अंदर नहीं है। कहते हैं मॉडर्न थियोरी के अंदर जो इकोनॉमिस्ट हैं यानी मिल्टन फ्रेडमैन ने क्या कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए। मींस प्राइजेस को स्टेबल करने के लिए, इन्फ्लेशन को स्टेबल करने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए और मंदी को रोकने के लिए, और एक्सचेंज रेट जो है उसको भी स्टेबल करने के लिए। यानी कि जो डॉलर्स और रुपी है वो डॉलर के लिए जितना जाएगा, यानी एक्सचेंज रेट जो होगी, कितना डॉलर के बदले में रुपी देना पड़ेगा, तो उसके स्टेबल होने के लिए कहते हैं कि यस, आपकी जो फेडरल बैंक है या जो आपकी हायर अथॉरिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेड करना पड़ेगा अगर इकोनॉमी के अंदर उनको प्राइस में फ्लक्चुएशंस को रोकना है, कमोडिटी के प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को रोकना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेलफेयर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। क्योंकि ये चीज़ जो क्लासिकल थॉट में क्या था, वो कहते थे कि हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमको प्राइस स्टेबल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप हो जाएंगे। वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी प्राइस स्टेबल के लिए नहीं थी, वहाँ पॉलिसी थी सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे लाने के लिए, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाए। वहाँ पर कोई भी कंटेक्स्ट जो था वो इकोनॉमी के जो लोग हैं उनके हाथों में पैसा जो आ रहा है उससे संबंधित नहीं था। मॉडर्न थॉट के अंदर क्या है, वहाँ पर वो प्रॉपर बात कर रहा है कि मनी की सप्लाई, वहाँ पर बात हो रही थी कैपिटल की सप्लाई, तो मनी की सप्लाई का इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ेगा प्राइजेस के ऊपर, इनकम के ऊपर, आउटपुट के ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे महंगाई पे चेक लगाया जाएगा। वही सेम है कि मार्केट के अंदर जो लोगों के हाथ में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो अगर रोक दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, डिमांड लोग कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस अपने आप स्टेबल हो जाएंगे। और अगर मंदी की सिचुएशन है तो क्या होगा, मार्केट में पैसा रेट्स क्रिएशन करना पड़ेगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट से पैसा और लोगों के तक पहुंचाया जाएगा, जिससे फिर थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस हिसाब से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर प्राइस भी नॉर्मल हो जाएंगे और एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड इक्वेट हो जाएगी। और वो ये भी कहते हैं जहाँ एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वेट होती है तो प्राइस भी न्यूट्रल हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी प्रॉपर हो जाएगी। तो वो मॉडर्न थॉट ये लेकर चलता है। और स्टेबलाइजेशन, एक्सचेंज रेट भी क्या है, स्टेबल हो जाएगा जब हम करेंसी की डिमांड और उसकी बात करेंगे। और अब बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉम्बैट इन्फ्लेशन। अब हम एक एक जो पैरामीटर है कि इन्फ्लुएंस जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं कि भाई प्राइस को स्टेबल करना है, आउटपुट को स्टेबल करना है, इनकम को स्टेबल करना है और पॉवर्टी एलिवेशन करना है और एक्सचेंज रेट स्टेबल करना है, तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट विद करने के लिए क्या किया जाएगा आपका। हाँ जी, तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात आ रही है। कहते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी, फोकस यहीं रहेगा ताकि पैरामीटर ऑफ डिमांड के साथ जो है काम किया जा सके। तो इसमें क्या किया है एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलिसी के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में लोगों के पास ना जाए, जिससे अगर पैसा ज़्यादा क्या तो और डिमांड करेंगे, उससे कंपैरेटिवली सप्लाई नहीं रहेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलिसी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, जिसमें डिमांड के ऊपर फोकस किया जाएगा कि जिससे क्या होगा, मनी की सप्लाई को लोअर करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट फ्लो को लोअर करना पड़ेगा इकोनॉमीज के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, प्राइस जो होंगे वो आपके लोग कम डिमांड करेंगे तो प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, तो परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की सिचुएशन क्या है आपकी, वो ठीक हो जाएगी जो महंगाई की दर बढ़ी हुई थी। अब वो क्या कहता है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपका या कोई भी फेडरल बैंक की कंट्री के अंदर, वो मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या फॉलो किए जाएंगे, रिस्ट्रेन ऑन न्यू करेंसी। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर इशू
करेंसी कम की जाए, जो ऑथराइज्ड है आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक, तो वो अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करे, यानी कि लिमिट में रखे नोट इशू करने से। जितनी कम क्वांटिटी होगी करेंसी की मार्केट के अंदर, उतना परचेजिंग पावर लोगों के पास क्या रहेगी, कम जाएगी। उससे क्या होगी, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो प्राइस जो होंगे वो अपने आप क्या है, स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए टू चेक इन्फ्लेशन, यानी कि अगर हमने बात करें इंक्रीजिंग कॉस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करे, बैंक रेट बढ़ा दे। डियर पॉलिसी क्या है, डियर का मतलब क्या हो जाता है आपका कि जो रेट, जो आपका लोन है, फंड्स रेज करना बहुत महंगा हो चुका है, तो सेंट्रल बैंक अगर रेट्स बढ़ाता है, इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को रेट जो है वो लोन जो है वो थोड़ा सा महंगा लगेगा जितना पहले रेट के ऊपर मिल रहा था। तो कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लैंडिंग कम करेगा। अब कमर्शियल बैंक के पास फंडिंग ज़्यादा कम जाएगी, तो वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों से चार्ज करता है वो भी तो क्या होगा, वो भी बढ़ाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने ज़्यादा पे किया है सेंट्रल बैंक को। तो जितना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेट क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा, लोन के ऊपर ज़्यादा होगा, तो बोरोइंग्स जो होंगी वो डिस्करेज होंगी, कम से कम बोरोइंग होंगी। कम से कम बोरोइंग होगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अ चेक ऑन एक्सपेंडिचर इम्प्लाइज अ चेक ऑन डिमांड एंड अकॉर्डिंगली चेक ऑन द पेस ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि अगर जो एक्सपेंडिचर के ऊपर जो चेक लगाया जाएगा, इम्प्लाइज अ चेक ऑन डिमांड, अगर खर्चा बोरोइंग कम हुई तो खर्चा कम हुआ, खर्चे के ऊपर कंट्रोल किया गया, चेक लगाया गया, तो डिमांड के ऊपर चेक लगाया, कंट्रोल किया गया। इससे क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, महंगाई जितनी बढ़ रही है क्योंकि लोग और खर्च करने जाते हैं, वो कम हो जाएगा कि खर्चा करने के लिए तो पैसा ही नहीं है। हम लोग लोन वगैरह लेकर आगे ऑटोमोबाइल्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो उससे क्या होगा, तो जो लग्जरी आइटम्स के लिए जो भी पैसा हम क्या कहते हैं, जो भी EMI या कुछ पर खरीद, तो उससे क्या होगा, डिमांड जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग नहीं करेंगे। आगे आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल हम यही चीज़ है कि सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर केंद्रीय सरकार बेचेगी। वो सारे मेजर्स आगे CRR SLR ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट तो कर ही लिया, तो सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बेचेगी तो क्या हो जाएगा, लोग पैसा RBI के पास आएगा मार्केट से पैसा, तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो फिर फर्दर फिर डिमांड वो कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या है इन्फ्लेशन जो होगा वो काफ़ी हद तक कर्ब हो जाएगा। और हम बात करें क्रेडिट कंट्रोल और कैसे किया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो, मिनिमम कैश रिजर्व जो है वो बैंक कैश रिजर्व रेशो की रिक्वायरमेंट को क्या बढ़ा दिया जाएगा, तो कमर्शियल बैंक्स को CRR जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो उससे क्या होगा, जो क्रेडिट होगा वो राशन हो जाएगा, यानी कि समझदारी से क्रेडिट किया जाएगा, अननेसेसरी क्रेडिट जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से SLR को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, अपने पास लिक्विड फॉर्म के अंदर एसेट्स का प्रोपोर्शन रखेगी कमर्शियल बैंक, और जो पैसा लोन के फॉर्म में जाएगा वो बोरोइंग्स कम हो जाएंगी। बोरोइंग्स कम होंगी तो मार्केट के अंदर जो क्या होगा, वो एग्रीगेट डिमांड, जो टोटल डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। डिमांड कम मीन्स एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे प्राइजेस जो बढ़े हुए हैं वो क्या है, नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए क्या है, ये प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, जिससे मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई जो है वो कम हो जाए। और एक बात रही मार्जिनल रिक्वायरमेंट की, भाई अगर लोन का पर्पस जो है वो बेटर है, प्रोडक्टिव है, तो हमने बात की थी ना 100 है और उसमें अगर 80 जो है डिस्काउंट कराकर जो है या प्लेज कर 100 को जो एसेट वैल्यू है उसके बदले में 80 मिल रहा है पार्ट ऑफ लोन, तो 20 मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। तो अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट को 40 कर दिया तो 60% ही क्या है जो बोरोइंग मिल पाएगी। तो वो पर्पस डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है, और अगर प्रोडक्टिव पर्पस है तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम रखेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्पस इतना नहीं है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर बोरोइंग्स का प्रोपोर्शन जो है वो कम किया जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या रहेगी, कम होगी, जिससे डिमांड कम होगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा तो प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। डिमोनेटाइजेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होगा कि
नई करेंसी को लाया जाता है, पुरानी करेंसी को हटा दिया जाता है। नई करेंसी के आते ही क्या होगा आपका, तो जो एग्जिस्टिंग पीपल आर अलाउड टू, तो वो लोग एक्सचेंज करते हैं जिनका जितना भी उनके पास पुराना पैसा पड़ा होता है नए नोट्स से। और इसे जो सारी ब्लैक मनी होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, जो छुपा रखी होती है ब्लैक मनी, वो ऊपर आएगी हमारी, है ना, ऊपर आएगी, सारा मार्केट बैंकों के पास आएगी एक्सचेंज करने के लिए। इट मीन्स क्या होगा, लोग पैसा बैंकों के अंदर अकाउंट्स के अंदर डालेंगे, एक्सचेंज जितना कराएंगे बाकी सारा खातों में रखना पड़ेगा। लोगों से पूछा जाएगा इतना पैसा कहाँ से आया, इतने नोट्स कहाँ से आएंगे, अननेसेसरी तो पैसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, तो इससे जितना कुछ जितनी ब्लैक मनी आएगी, जिनका इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो वाइट ही है, उतना डाल लेंगे, वरना वो सारा बैंक सरकार के पास जाएगी, टैक्सेस लगेंगे और लगे भी थे। तो उससे क्या होगा, तो जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी थी, जितना पैसा अंधाधुंध पड़ा था पहले से पुराने नोटों के फॉर्म में जिससे अंधाधुंध खर्चा हो रहा था, अब वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि सारा पैसा तो क्या है अब वापस ऊपर आया, आपका जो छुपाया हुआ था वो सारा पैसा बैंकों के पास गया। सिर्फ थोड़ा बहुत जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिक्वायरमेंट की थी, ज़रूरत थी, वही कर पाएंगे। अच्छा, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो अननेसेसरी महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब बात आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एज अ इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट डिफ्लेशन। सीधी सी बात है, वहाँ पर क्या बात हुई थी कि वहाँ पर मनी को कॉन्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी एज अ इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, महंगाई को बढ़ाने कम करने के लिए, प्राइस लेवल को कम करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर कंट्रोल किया गया था, कम किया गया था, ताकि एग्रीगेट डिमांड ना बढ़े, ताकि वो एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिमांड, एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा होगा, मनी की बहुतायत होगी हाथों में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड को अब क्या करना है, डिमांड को कम करना था, डिमांड को कम करते ही स्टेबल हो जाएंगे प्राइस। अब बात यहाँ पर क्या आ रही है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर मंदी चल रही है, मतलब प्राइजेस क्या हैं, ऑलरेडी बहुत कम है। तो अब क्या करना पड़ेगा, प्राइस को भी एक लेवल पर लेकर आना पड़ेगा। इट मीन्स जब मंदी का दौर क्या होगा कि भाई सप्लाई तो है लेकिन डिमांड ही नहीं है। अब जब सप्लाई एक्सेस होती है डिमांड से, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन की, मंदी की सिचुएशन है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। अब लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे, लोग डिमांड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा को लाने के लिए मार्केट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट, सेम वही इंस्ट्रूमेंट है, तो मनी की सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोइंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट लो कर देगा। लो इंटरेस्ट रेट होने पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक भी लो रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, वो बोरोइंग ज़्यादा करेंगे, तो मनी की सप्लाई मार्केट में आते ही फिर एग्रीगेट डिमांड शुरू हो जाएगी। जैसे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सप्लाई आना शुरू हो जाएगा, तो प्राइस भी क्या करने पड़ जाएंगे, लोग डिमांड करते रहेंगे, सप्लाई जितनी पड़ी है वो भी मार्केट में बिकती जाएगी, तो धीरे धीरे प्रपोर्शन में इक्वेट आना शुरू होगा। तो प्राइस जो बिल्कुल गिरे पड़े हैं वो क्या है, धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी क्या है, आपकी इकॉनमी में वो है स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो महंगाई और मंदी दोनों ही ख़राब है, अननेसेसरी भी पैसा ना हो किसी कम्युनिटी का हायर, और अननेसेसरी भी इतना कम ना हो कि जो बनाने वाला है उसको ही लॉस शुरू हो जाए, तभी तो फिर इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है। एक्सपेंशन, और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, वही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ रेट हो जाएगा आपका। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी ऑफ नॉट, इस सिचुएशन के अंदर अगर मंदी है तो वहाँ पर नोट जो है वो इशू करने पड़ेंगे, लिबरल पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, ताकि मार्केट के अंदर करेंसी का फ्लो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, और मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, और फिर वो रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही CRR SLR को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, यानी कि चीप मनी पॉलिसी, वहाँ पर क्या था, डियर मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बोरोइंग्स वगैरह की, वो जो CRR SLR है, यानी कैश रिजर्व रेशो, जो कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक के पास रखता है डिपॉजिट्स का प्रोपोर्शन, उसको कम कर दिया जाएगा। तो बोरोइंग्स करने के लिए, बोरोइंग्स मार्केट में जनरेट करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बैंक रेट क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको RBI से लोन मिला है, तो वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, कम रख रहा है, तो और ज़्यादा बोरोइंग जनरेट होंगी। SLR अपने पास, SLR कम हो गई तो क्या होगा, पैसा
अपने पास लिक्विड फॉर्म में कम रखेगा, लेकिन मार्केट में देने के लिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा सप्लाई के लिए। तो उससे भी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट, तो सप्लाई की इक्वेशन में जाएगी, तो प्राइस क्या होने शुरू हो जाएंगे, एक स्टेबल पोर्शन पे आने शुरू हो जाएंगे। और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सेल करना परचेज करना शुरू कर देगा। परचेज करना शुरू करेगा तो मार्केट में पैसा वो डालेगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। फिर वही एग्रीगेट डिमांड शुरू हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव पर्पस दोनों के लिए लेंडिंग, क्योंकि दोनों को कई बार ज़रूरत है कि अनप्रोडक्टिव को ख़त्म करो, डिमांड को सिर्फ प्रोडक्टिव के लिए रिक्वायरमेंट है तो बस उसके लिए पैसा दो, लोन जनरेट करो उसके प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब डिमांड के लिए, अब यहाँ दोनों पर्पसेस के लिए क्या किया जाएगा, फंड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये हमने बात वही की थी, वही जो हम बात कर रहे हैं कि CRR हम दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कि SLR CRR को भी क्या किया जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। तो हमारा ऑलमोस्ट वही आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर जो रेट्स हैं वही, यहाँ पर बैंक रेट की बात आ रही थी मोस्ट ऑफ, तो हमने जो दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा ही करके बात कर ली, CRR और SLR और ओपन मार्केट की। और यहाँ बात सिर्फ बैंक रेट की हो रही थी कि या राशनिंग की जो हम बात कर रहे थे कि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी क्या कर दिया जाएगा, वो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों पर्पस के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लैंडिंग करना शुरू कर दो। तो यहाँ सिर्फ रेट की बात हो रही थी, यहाँ पर सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन की बात हो रही है, SLR CRR की बात हो रही है। हमने दोनों को इकट्ठा कवर कर दिया था। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। अब बात आती है, हमने दो चीज़ें पढ़ ली, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के अंदर हमने थ्योरी पढ़ी थी क्लासिकल, फिर हमने थ्योरी पढ़ी थी मॉडर्न थॉट की। क्लासिकल का कॉन्सेप्ट अलग था, वहाँ पर कैपिटल को पे डिपेंडेंसी थी क्योंकि वो कैपिटल इकोनॉमी की तवज्जो ज़्यादा दे रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने बात की थी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के अंदर, पहले तो वो इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, फिर डिफ्लेशन को किस तरह से कर्ब करना है, कॉम्बैट करना है। और अब बात आती है, हमने की थी बात की स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि रेट एट विच कंट्री, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या है, जिस रेट के ऊपर कंट्री की करेंसी एक्सचेंज की जाती है दूसरी इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर जो करेंसी है उनके साथ। तो अब हम बात करें कि एक्सचेंज स्टेबल कब हो पाएगा, हमारा जो रुपया है और किसके बानिस्बत उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जा रही है, किसके बानिस्बत उसको ज़्यादा पे किया जा रहा है, डॉलर के कंपैरेटिवली जो उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट मीन्स कि जो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डन बाय एन इकोनॉमी विद द इंटरनेशनल ट्रेडर्स। तो वो क्या कहते हैं कि स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वैल्यू जो है वो स्टेबल हो जाती है, मतलब वो क्या है, अगर एडवर्स रहेगी तो समस्या है। इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या करना होगा, प्रॉब्लम कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा और डॉलर वैसे ही महंगा है, तो और करेंसी ज़्यादा हमारी ज़्यादा जा रही है। और अगर हम बात करें कुछ सालों पहले की, अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें 12-13 साल पहले की, तो डबल हमें देना पड़ता है डॉलर के कंपैरिजन में। हमें जो आपका रुपया है ऑलमोस्ट एक बहुत ही बड़ा जो था उसके अंदर एक जो है राइज हुआ था, उसके जब एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर हुआ था, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हुआ था। तो अगर इम्पोर्ट को हम के कंपैरेटिवली हम एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रिजर्व्स के अंदर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, हमारे पास डॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए ज़रूरत क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करना। हालांकि हम बात करें प्रिसाइजली इसको सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिस पे हम ये चीज़ नहीं कह सकते, तो बेसिकली हम मोटे तौर पर यही कहेंगे सिचुएशन क्या है, बैलेंसिंग करना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, यानी कि जहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, हमेशा एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होना चाहिए, डेफिसिट में नहीं होना चाहिए। इम्पोर्ट एक्सीड कर गया एक्सपोर्ट तो हमारी डिमांड जो होगी फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, प्राइस रेट ऑफ डॉलर
अकॉर्डिंगली द प्राइस रेट ऑफ डॉलर इन रिलेशन टू रुपये टेंड्स टू, और जो डॉलर का जो वैल्यू है रुपीज़ के कंपैरेटिवली वो भी क्या है, बढ़ जाएगा, यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर होगा और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो जाएगा, क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई की बात करें, जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतनी पेमेंट तो हमें डॉलर्स के अंदर देनी पड़ेगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब उसके कंपैरिजन में करेंसी जो हमारी कंट्री की जा रही है वो तो रुपीज़ जितने जा रहे थे उससे ज़्यादा ही जाएंगे ना, क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं, तो डॉलर महंगा हो गया, इसलिए जितना ज़्यादा इंपोर्ट पे रिलाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हम डॉलर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो इससे क्या होगा फिर, जब एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर हो जाएगा और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो जाएगा तो हमारा रुपया गिर जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, तो वो एक्सचेंज रेट ख़राब है। अगर हम यही बात करें कि अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाए, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, तो इट मीन्स डॉलर हमारे पास आ रहे हैं, डॉलर हमारे पास आ रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है कि मनी सप्लाई में अब हमारी डिमांड जो है, हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर आ रहा है और इम्पोर्ट के लिए हमें उतने डॉलर नहीं पे करने पड़ रहे हैं, तो डिमांड सप्लाई डॉलर की आ रही है, डिमांड उतनी नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, तो उसके कंपैरेटिवली हमारा जो रुपया होगा उस और डॉलर के लिए हमें उतने ज़्यादा नहीं देने पड़े, इट मीन्स हमारा एप्रिसिएशन ऑफ रुपी होना शुरू हो जाएगा, तो डॉलर की प्राइस भी स्टेबल आनी शुरू हो जाएगी, हमारा रुपया भी धीरे धीरे एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कहता है पैरामीटर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, अगर इफ द इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री आर मोर दैन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड द एक्सचेंज रेट इज़ अनफेवरेबल, वही बात है, अगर इन कंट्री के इम्पोर्ट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से और एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल, यानी कि रुपया जो है वो बहुत ही डाउन चल रहा है और डॉलर बहुत महंगा चल रहा है, और हमेशा लेस डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी के लिए में तो हमेशा पाया जाता है कि डॉलर महंगा ही पड़ता है, तो सप्लाई ऑफ मनी शुड बी रिड्यूस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो आपकी वो क्या हो जाएगी, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी आपका, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो उनके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करने में पैसा सारा चला जा रहा है, तो मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, है ना, तो इट विल ब्रिंग डाउन इन द डोमेस्टिक, तो क्या हो जाएगा, अब मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाएगी, तो पैसा नहीं होगा मार्केट के अंदर अपने डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ के अंदर ही खरीद फरोख्त करने के लिए, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो जो हमारे डोमेस्टिक आपका प्राइस लेवल है आपका कमोडिटीज़ का, वो ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब डोमेस्टिक प्राइस लेवल गिर जाएगा, एनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज, इट मीन्स यानी कि इट विल ब्रिंग डाउन द डोमेस्टिक, अब प्राइस लेवल डोमेस्टिक गिर गया, अब पता है कि लोगों को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि भाई डोमेस्टिक प्राइस लेवल गिर गया है, इट मीन्स क्या है आपका इसको और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री सोचेंगी इसको इंपोर्ट कर लो, तो इससे हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और हमारा इंपोर्ट क्या है, डिस्करेज हो जाएगा, तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फिर उससे क्या हो जाएगी आपकी, अब हमको इंपोर्ट कम डिस्करेज हो गया, एक्सपोर्ट एनकरेज हो गया, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो हमें बाहर इंपोर्ट के लिए पे करना पड़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट से तो पैसा ज़्यादा आएगा ना, तो एक्सचेंज रेट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, पैरामीटर ऑफ कॉस्ट ऑफ मनी। अब इन द सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट ड्यू टू कि ज़्यादा इम्पोर्ट और कम एक्सपोर्ट होने की वजह से अगर मान ला हमारा एक्सचेंज रेट यानी कि रुपया गिरा हुआ है और डॉलर जो है वो ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ मनी हमारी जो रेट ऑफ जो रेफरिंग टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कॉस्ट ऑफ मनी को यानी कि एक तरह से हम बात करें कि जो हमें डेवैल्यूएशन करना होगा, तो कॉस्ट ऑफ मनी क्या है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, इससे क्या होगा, सेम वही आपकी फॉरेन डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी आपकी, एनकरेज हो जाएगी, कॉस्ट फॉरेन डोमेस्टिक एज वेल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब अगर मान लो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन जो हैं लोग क्या होंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, दैट विल रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट एंड देयर बाय रिस्ट्रिक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब वो क्या कहता है कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अब सीधी सी बात है, अगर इम्पोर्ट हाई हो रहा है एक्सपोर्ट लो है, तो कॉस्ट ऑफ मनी को आप
कम कर देते हैं तो वो क्या कहेंगे, हाँ यहाँ तो मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया, इंडिया में इन्वेस्ट बढ़ गया तो इंडियन वाले खुद भी इन्वेस्ट करेंगे और फॉरेन नेशन वाले भी इन्वेस्ट करेंगे। अब फॉरेन नेशन वाले इन्वेस्ट करेंगे, इट मीन्स क्या, अब इंडिया की क्या हो रही है, इंडिया की एक तरह से सिफत हो रही है, एक उनका अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे अब उनका पैसा जो डॉलर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर आएंगे। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये कॉस्ट ऑफ मनी जो है उसको क्या कर दिया, लोअर कर दिया। तो इससे इम्पोर्ट कम हो जाएगा, और इम्पोर्ट अगर कम होगा तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होगी तो हमारे पास क्या हो रहा है आपका और इन्वेस्टमेंट्स के रूप में पैसा डॉलर के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, तो एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ हम पहुंचना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारा रुपया भी क्या हो जाता रहेगा, एप्रिशिएट होता रहेगा। अगर इफ़ इम्पोर्ट आर लेस देन एक्सपोर्ट डोमेस्टिक रेट, अगर मान लो इम्पोर्ट जो है वो कम है तो क्या हो जाएगा आपका, तो डोमेस्टिक रेट को क्या किया जा सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सिचुएशन। अगर मान लीजिए कि दैट इन सिचुएशन अनफेवरेबल, अगर एक्सचेंज रेट क्या है, अनफेवरेबल है, तो मनी की अवेलेबिलिटी एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दिस वुड एनकरेज एक्सपोर्ट, मीन जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जिससे क्या हो, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज देयर डिमांड इन इंटर। तो अगर हमारे पास, अब सीधी सी बात है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है एक्सपोर्ट के माध्यम से, तो हमें अब बाहर अगर कुछ पे करना है तो हमें अगर इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, और पहली बात तो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन हम बना चुके हैं अगर, और इंपोर्ट पे इतना रिलाय नहीं कर रहे, तो हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व पड़ा है। डिक्रीज देयर डिमांड, तो क्या है, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर उनकी डिमांड जो होगी फॉरेन एक्सचेंज की, उससे क्या होगा, उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग डिमांड कर ही नहीं रहे हैं ना, हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर है वो अपने आप ही रिजर्व में बहुत ज़्यादा पड़ा है। प्रॉब्लम उसकी प्राइस तब बढ़ता है डॉलर का जब हम डिमांड कर रहे होते हैं और सप्लाई कम होती है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अब सिचुएशन क्या बेटर हो चुकी है कि हम फॉरेक्स की डिमांड नहीं कर रहे, हमने एक्सपोर्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज इतना पड़ा जिससे डॉलर की डिमांड अब क्या धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। तो किसी भी कंट्री का BOP जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है।